सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 73 जो कि कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और आज इसमें हम पाठ नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। और इसमें भी हम 1 नंबर के प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, 1 अंक वाले प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी समझदारी दिखाई ना तो इसमें आप ये आएंगे आपके 16 नंबर के, तो 16 के 16 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पुनः स्वागत है छुट्टियों के बाद। छुट्टियों के बाद ये पहली वर्कशीट आ रही है। बस अब आप ये समझ लीजिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। वैसे तो लगभग 4 महीने हैं, लेकिन ये 4 महीने बहुत जल्दी बीत जाएंगे। आप अपनी तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कीजिए और इन 4 महीनों में ऐसा पढ़ डालिए कि बोर्ड के पेपर में आपके अच्छे अंक आने से कोई भी रोक ना पाए। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण क्या है। तो देखिए, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच परस्पर संबंध बनता है और उनके तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया भी है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। फिर दूसरा प्रश्न है कि व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। व्यापार अवरोधक क्या होता है? यानी सिंपल आप देखिए, व्यापार के बीच में जो भी मुश्किलें पैदा होती हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा लगाई जाती हैं, उन्हें हम व्यापार अवरोधक कहते हैं। जैसे एक व्यापार अवरोधक है आयात पर शुल्क लगाना। जैसे मान लीजिए आप बाहर से, जैसे भारत में मान लीजिए चीन का कोई सामान मंगाया जाता है, तो हमारी सरकार ने क्या किया? उसको बैन नहीं किया, उसके आयात पर टैक्स लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो सस्ती चीज़ जब टैक्स लग के महंगी हो जाएगी तो उसे अपने देश में कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो इसलिए इसको हम व्यापार अवरोधक कहते हैं। यानी जो भी हम चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं उस पर टैक्स लगा देने से उस चीज़ को महंगा कर देना। फिर है तीसरा प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति सन 1991 में लागू की गई थी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपने समझा था ना कि जिनका एक से कई देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, यानी वो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन को करवाती हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है टाटा मोटर्स, जिसका पूरी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है और वो अपने इन पुर्जों का निर्माण विभिन्न देशों में करवाती है, इसलिए वो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फिर 5वां प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश आखिर क्यों करती हैं? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश इसलिए करती हैं क्योंकि वहां उन्हें सस्ता श्रम उपलब्ध होता है, इसलिए तो करती हैं ना, ताकि सस्ते में काम हो जाएगा तो उन्हें मुनाफा ज़्यादा होगा। फिर प्रश्न नंबर 6 भी इसी पर आधारित है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है? अलग अलग देशों में अपने माल को सस्ते में बनवाकर अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का उदाहरण है? अभी मैंने आपको समझाया था व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। यह विदेशी निवेश? नहीं। सामान में देरी या क्षति? नहीं। आयात पे शुल्क? जी हाँ, व्यापार अवरोधक का उदाहरण है आयात पर शुल्क। तो ये मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा भी है। फिर है प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। यानी जब सरकार व्यापार अवरोधों को हटा देती है और जो आराम से आप बिजनेस अपना कर सकते हैं, तो उसको हम उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, ऐसा प्रश्न पेपर में अवश्य आएगा कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे रेखांकित शब्द है कि व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है।
तो इसका मतलब ये तो गलत है। तो इसके उत्तर कई हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर वैश्वीकरण भी हो सकता है, प्रौद्योगिकी भी हो सकता है और उदारीकरण भी हो सकता है, जो कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी उत्तर लिख दीजिए। मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही उत्तर सही है, क्योंकि ये प्रश्न में थोड़ा सा विस्तृत अर्थ है इसका, तो इसलिए हम तीनों को इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप अपनी समझ से कोई भी एक उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 10। आपके 1 नंबर वाले प्रश्नों में इस तरीके का प्रश्न भी आएगा, इसको आप बस थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको इस तरीके के प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एक तरह से मान लीजिए 2 वाक्य लिखे हुए हैं, यानी एक तो वाक्य है और एक दूसरा उसका कारण है। आपको बस इसके बाद ऑप्शन में क्या चूज़ करना होता है कि भाई जो संकल्पना है, जो कथन लिखा गया वो सही है और उसका कारण भी सही है। और क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि संकल्पना और कारण तो सही है, लेकिन जो कारण है ना वो सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है कि संकल्पना सही है और कारण गलत है। चौथा है संकल्पना ही गलत है और कारण लेकिन सही है। तो देखिए, यहाँ पर जो संकल्पना लिखी गई है, कथन लिखा गया है कि कुछ राष्ट्र असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधों को लगाते हैं। असंगत मतलब कि जैसे नियमों का उल्लंघन करते हुए या अपनी मर्जी से लगा देते हैं। और इसका कारण है कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधों को दूर करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण इसका दिया गया है ऊपर संकल्पना का वो सही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दूसरी ऑप्शन है ना, संकल्पना स और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि अपने अपनी जगह पे दोनों ही चीज़ सही है। कि कुछ राष्ट्र होते हैं जैसे अमेरिका है, वो असंगत तरीकों से व्यापार अवरोध लगाते हैं, और जो विश्व व्यापार संगठन है वो इसलिए बनाया गया है कि व्यापार से व्यापार अवरोधों को उसका जो उद्देश्य है दूर करना होता है। तो लेकिन जो ऊपर संकल्पना ये उसका कारण नहीं है, तो इसलिए है तो दोनों ये सही, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके के किन प्रकारों के एक एक अंक के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, एक एक अंक वाले जो प्रश्न हैं वो आपके मार्क्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप इनकी तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कीजिएगा और बोर्ड में आप बहुत बढ़िया नंबर लेकर आइएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और बोर्ड में तो बहुत ही बढ़िया अंक लेकर आइए। लेकिन यदि कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। देखिए, वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन अपने समय पर जरूर लगवाइएगा भी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।